स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है यूपी एकेडमिक क्लासेस में। कक्षा 12 के मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट्स यानी हम लोग पढ़ रहे हैं सारणी के पहले वीडियो में हमने बताया सारणी का इतिहास क्या है, सारणी को कैसे हल करते हैं और सारणी का विस्तार कैसे करते हैं। यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है सारणी के प्रारंभिक गुणधर्म। सारणी के प्रारंभिक गुणधर्म में जिसमें पहला है कि यदि कोई सारणी लिखी हुई है, जैसे कि यहाँ पर a बराबर 1 2 3 ABCD कर इसके जो प्रविष्टियाँ हैं, तो इसके पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल देने पर सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 ABC PQ R के रूप में। ठीक। दूसरा, यह है सारणी के गुणधर्म में पहला कि पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदल देने पर सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा, यदि किसी सारणी के किसी भी पंक्ति अथवा किसी भी स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तब पूरी सारणी का मान शून्य होता है। याद रखेंगे, किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो पूरी सारणी का मान शून्य होता है। इसके बाद ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस लाइन यानी उस पंक्ति या उस स्तंभ के आधार पर जब उस सारणी को हल करेंगे तो सब में शून्य का गुणा होगा, और जब सब में शून्य का गुणा होगा तो पूरा जो उसका मान आएगा शून्य आएगा। और तीसरा इसका गुण ये है कि किसी भी सारणी के किन्हीं दो पंक्ति या किन्हीं दो स्तंभों के मान आपस में बराबर यानी दो पंक्तियां समान हो या दो स्तंभ समान हो तब उसका मान शून्य होता है। इसके बाद चौथा, याद रखेंगे, किसी भी सारणी की दो पंक्तियां, चाहे जो दो पंक्तियां या दो स्तंभ आपस में बराबर हो तब सारणी का मान शून्य होता है। अगला इसका गुण, सारणी के किसी भी पंक्ति अथवा किसी भी स्तंभ में किसी अचर संख्या से गुणा करने पर उस पूरे सारणी में गुणा हो जाता है। सारणी और आव्यूह में ये अंतर है। आव्यूह में क्या था कि आव्यूह में किसी एक अचर राशि से गुणा करने पर उसके सभी अवयव में गुणा होता था। यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर किसी एक अचर राशि से गुणा करने पर किसी एक पंक्ति अथवा किसी एक स्तंभ में ही गुणा होगा। आइए देखते हैं। जैसे a बराबर यहाँ पर हमने लिया है तो k a बराबर क्या होगा, जहाँ पर k क्या है, एक जो अचर राशि है, इस k का गुणा आप चाहे इसमें R1 में R2 में R3 में चाहे C1 C2 किसी एक में करेंगे, यानी ये हो जाएगा k 2k 3k ABC और PQR, यानी किसी एक पंक्ति अथवा किसी एक स्तंभ में उसका गुणा होगा। अर्थात किसी एक पंक्ति में कोई चीज अगर कोई संख्या कॉमन है तो उसको कॉमन निकाल सकते हैं, किसी एक स्तंभ में अगर कोई एक संख्या कॉमन है तो उसको कॉमन निकाल सकते हैं। पांचवा गुण इसका देखिए, किसी भी सारणी के, ये है C1 C2 C3, ऐसे ही R1 R2 R3, किसी भी सारणी के दो संगत पंक्तियों को आपस में बदल देने पर या दो संगत स्तंभों को आपस में बदल देने पर सारणी के आंशिक मान में परिवर्तन नहीं होता है, परंतु सारणी का चिन्ह बदल जाता है। अर्थात अगर आप R1 और R2 को आपस में बदलेंगे तो ये जो a का मान होगा उसके आगे माइनस हो जाएगा। चाहे C1 और C2 को आपस में बदलेंगे तो सारणी का मान जो है, अर्थात किन्हीं दो संगत पंक्तियों अथवा स्तंभों को आपस में बदल देने पर सारणी का मान ऋणात्मक हो जाता है, अर्थात सारणी का चिन्ह जो है बदल जाता है। अगला गुण देखते हैं, किसी भी सारणी के किसी भी पंक्ति अथवा किसी भी स्तंभ में जो उसके अवयव हैं, यदि वह दो या दो से अधिक संख्याओं के योगफल के रूप में प्रस्तुत हैं तब उस सारणी को उसी क्रम के दो सारणी में तोड़ा जा सकता है। देखिए कैसे, मान लीजिए कोई सारणी A है, 1 + a 2 + b 3 + c x y z p q r, तो इसको दो इसी क्रम के सारणी में बदला जा सकता है। 1 2 3 x y z p q r प्लस, अगेन लिखिएगा, यहाँ पर 1 2 3 को इसके साथ एक अलग सारणी बना लिया, अब इसके साथ एक अलग सारणी बन जाएगी A B C x y z p q r। इस तरह से आप देख सकते हैं इस सारणी का ये गुण है। जो अगला गुण होगा सारणी का, अगर मान लीजिए a बराबर है कोई भी सारणी है x 1 3 5 x - 2 1 5 3, यहाँ पर
यदि x बराबर 1 है, अगर x बराबर a पर a का मान 0 हो जाए, यानी सारणी का मान 0 हो जाए, तब x माइनस a, देखिए ये a इधर आकर के हम जैसे गुणनखंड प्रमेय लागू यहाँ पर हो रहा है, गुणनखंड प्रमेय से ये इधर आके माइनस है, x माइनस a सारणी का गुणनखंड होगा। ऐसे ही अर्थात किसी सारणी में अगर चर राशि का प्रयोग किया गया है और उस चर राशि की जगह पर कोई अचर राशि रख देने पर उस सारणी का मान 0 हो जाता है, तब यहाँ पर हम गुणनखंड प्रमेय लगा करके इसको हल कर सकते हैं, अर्थात इसके गुणनखंड को ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से सारणी के प्रारंभिक गुणधर्म को आपने देखा। एक और इम्पोर्टेंट इसका गुणधर्म है जो देख लीजिए, सारणी पर आव्यूह की प्रारंभिक संक्रियाओं को अप्लाई किया जाता है, लगाया जा सकता है, अर्थात किसी भी सारणी के किन्हीं दो संगत पंक्तियों को आपस में जोड़ा जा सकता है, दो संगत आपस में स्तंभों को आपस में जोड़ा जा सकता है, या उसके किसी भी एक पंक्ति में किसी एक संख्या से गुणा करके वो जो है उसको दूसरी पंक्तियों में जोड़ा जा सकता है, मतलब प्रारंभिक संक्रियाओं को हम लगा सकते हैं यहाँ पर। अगला जो सारणी का गुण है, अगला सारणी का गुण देख लीजिए, यदि a बराबर मान लीजिए हमने लिया है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, इसके किसी भी एक पंक्ति अथवा किसी भी एक स्तंभ में किसी अचर राशि का गुणा करके उसके संगत किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में उस पंक्ति अथवा स्तंभ को जोड़ दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पर देख रहे हैं b1 b2 b3 है, अगर हमारे इसमें किस से गुणा करते a1 प्लस kb1 a2 प्लस kb2 a3 प्लस kb3, ये जो है c1 हो जाएगा। ऐसे ही b1 b2 b3 और ये c1 c2 c3, इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसको अगर हल करेंगे तो इसी के मान के बराबर होगा। इस तरह से ये थे सारणी के प्रारंभिक गुणधर्म। अब जरा आता है सारणी को हल करना। आपके बुक्स में पहला एक्सरसाइज दूसरा एक्सरसाइज सेम इसी तरह का होगा और इतनी पर जो है हल हो जाएगा। देखिए दो तरह के प्रश्न पूछ सकता है, एक जो है कहेगा विस्तार करके हल करिए और एक कहेगा कि विस्तार किए बिना हल करिए। अगर विस्तार करके हल करना है तो इससे जो पहले वीडियो थी इसमें हमने विस्तार करके हल करने के लिए आपको बताया है, R1 पर चाहे R2 पर चाहे R3 पर चाहे C1 पर चाहे C2 पर चाहे C3 पर इसको हल कर लेंगे। लेकिन अगर विस्तार करके नहीं हल करना है तब हमको इसके प्रारंभिक गुणधर्म को लगा करके हल करना होगा। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई सारणिक है 1 2 3 3 5 3 4 5 और यहाँ पर 5 6 और 7। आपसे कह दिया कि इसको बिना विस्तार किए हल करिए और विस्तार करके हल करिए, दोनों तरह से देख लेते हैं। अगर हम बिना विस्तार किए हल करेंगे तो हम पहले सोचेंगे कि ऐसा कौन सा गुणधर्म इस पे अप्लाई करें कि इसका मान आसानी से हल किया जा सके। देखिए यहाँ पर इसके बीच में अंतर 2 का है, इसके बीच में भी अंतर 2 का है, यानी R1 R2 में 2 का अंतर है, R2 R3 में 2 का अंतर है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करने चल रहे हैं कि R1 टेंस टू R1 माइनस R2 और R3 टेंस टू R3 माइनस R2। देखिए R1 R3 में संक्रिया एक साथ इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि R2 को दोनों में इन्वॉल्व किया, यहाँ पे R2 पे संक्रिया नहीं कर सकते। यहाँ पर अब देखिए 1 में से 3 गया कितना हो जाएगा, 1 में से 3 गया तो -2, 2 में से 4 गया -2, 3 में से 5 गया -2, बाकी इसको 3 4 और 5 ही लिख लिया, इसको 5 6 और 7 लिख लिया, नहीं घटा के लिखिए। जब घटा के रखेंगे तो 5 में से 3 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 5 गया। अब देखिए एक गुणधर्म यहाँ पे और अप्लाई कर लेंगे, क्या माइनस R1 में सभी पदों में है तो माइनस को हमने कर लिया कॉमन, तो माइनस कॉमन हो जाएगा तो ये जाएगा 2 2 2, ये जाएगा 3 4 5 और ये जाएगा 2 2 2। अब यहाँ पर सिंस ये R1 और R3 बराबर है, देखिए R1 बराबर R3 दोनों का मान बराबर है, इसलिए प्रारंभिक गुणधर्म ये बताता है कि किन्हीं भी दो R का मान चाहे दो C का मान बराबर हो तब पूरे सारणी का मान 0 हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये रहा आंसर। ये आपने कैसे हल किया, ये आपने बिना विस्तार किए हल किया। अब जरा विस्तार करके हल करके देखते हैं।
आपको देखिए मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, ये और चाहे केमिस्ट्री है, ये सब एक बार में नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को कई बार देख सकते हैं। ऑनलाइन स्टडी का यही फ़ायदा है कि आप एक वीडियो को आप जितना मन बार देखना चाहे देख सकते हैं, जब तक समझ में ना आए देख सकते हैं। जब तक इस तरह अगर क्लास में पढ़ते तो एक बार के बाद आपको रिपीट नहीं कर पाते, इसको आप बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। आइए देखते हैं, विस्तार करके हल कर लेते हैं इसको। तो विस्तार करके हल करने आपको बताया है ना कि ये जो चिन्ह होते हैं क्रमागत, प्लस माइनस फिर प्लस प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस फिर प्लस माइनस प्लस। R1 पे ही हल कर लीजिए। R1 पे हल करते हुए प्लस रहेगा तो +1, इसको छोड़ दिया तो इसके पक्के और इसके स्तंभ को छोड़ दिया जाता है। अब हमारे पास 4 हुए तो वज्र गुणन कर लीजिए, 4 7 28 -6 5 30। अब इसको देखते हैं 2 क्या है, -2 हो जाएगा। -2 हो गया तो अब इसको ले इसके पक्के और इसके स्तंभ को छोड़ दिया, 3 7 21 -5 5 25, ये हुआ। अब आगे बढ़ते हैं तो +3 हो जाएगा। अब +3 हो गया तो इसके पक्के और इसके स्तंभ को छोड़ दिया, फिर से 4 हो गया तो वज्र गुणन 3 6 18 -5 चौके 20। ठीक, अब इसके बाद एक यहाँ पे 28 में से ये हो जाएगा -2, यहाँ पे 21 में से 25 -4, यहाँ पे +3 18 में से 20 गया तो -2। अब जब ये हो जाएगा -2 + 4 × 8 और हो जाएगा -6। आप देख सकते हैं कि -8 + 8 मिलके 0 आंसर। देखिए इस तरह से आप सारणी को विस्तार से भी हल कर सकते हैं और बिना विस्तार किए भी हल कर सकते हैं। आप लोगों की एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप उनको हल करिए। जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में आकर के, चाहे टेलीग्राम चैनल पर आकर के आप जो है कमेंट करके अथवा हमसे पूछ करके आप जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने का पूरा प्रयत्न करूँगा। तब तक के लिए सवालों को लगाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।